कि सब कुछ सामान्य रहा, साफ सुथरा रहा, तो ऐसा लगता है कि महागठबंधन को थोड़ा एज है और भाजपा को मेरे ख्याल से, मेरे असेसमेंट में नुकसान हुआ है। मैं जेडीयू के बारे में ये बस सेम हाँ बात नहीं कह सकता। जो सामाजिक न्याय की शक्तियां हैं उनके बीच में संवाद समन्वय बराबर बना रहता है, तो हाँ दोनों बड़े भाई छोटे भाई, हाँ एक तरफ ये एक तरफ वो, दोनों खूंटा संभाले हुए हैं। जब हाँ तक होशो हवास में है, हाँ एक खूंटा पर हमला किसी को करने नहीं देंगे। भाई सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय जिसको हम कहते हैं, जात गणना, आबादी आदि आदि वाला जो एक नैरेटिव है, उसके तो प्रणेता यही दोनों हैं। हाँ। चाहे लालू पहले थे, बाद में नीतीश बने, सबके लोग निकले होंगे, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बिहार में 85% जनता जो है पिछड़े वर्ग से आती है। ये संभव है कि नीतीश जी चाहे तब भी जो है उनका वोटर जो है ना भी चाहे, मतलब क्या कहा जाए, ना भी चाहे तो भी जो है उनका वोटर हो सकता है कुछ भाजपा के खिलाफ वोट दे दे। जनता दल यू के दो लोगों ने, जो सीनियर लोग हैं, उन लोगों ने इस बात की शंका जताई है। तो ये हम कह सकते हैं कि भाई, कोई मैं बिना आधार का ये चीज नहीं बोल रहा हूं, हमारे पास आधार भी है। अभी जो जिन चुनाव क्षेत्रों में वोट हो रहा है, हाँ उस क्षेत्रों में मुझे ये भी लगता है कि जनता दल यू को नुकसान पहुंच सकता है। मगध के आसपास इलाकों में एनडीए का सुपड़ा साफ हो गया था, उस समय चिराग फैक्टर भी था। जनता दल यू का एक प्रकोष्ठ कहा जाता है भाजपा के प्रभाव में है, क्योंकि अब तो ओवैसी के ऊपर भी सवाल उठते हैं कि भाई, ये मौसम एक खास मौसम में यहाँ आते हैं बिहार में, है हाँ कि नहीं। और एनडीए में भी नीतीश का ही फैक्टर है, एम फैक्टर जो है ना, मोदी जी का फैक्टर बहुत चला है, इसमें मुझे संदेह है। या जनता दल यू कौन सा भविष्य अपना तय करेगी, यही कोई अभी निश्चित नहीं है। हम्म, एक ही शर्त है कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाओ। वोटर जिस प्रकार से निकला है, अपना वोट बचाने के लिए निकला है, तो हम ये कहें कि वोट वाला एसआईआर का मुद्दा या वोट चोरी का मुद्दा सब कॉन्सियस हाँ। दिमाग के भीतर नहीं है या नहीं रहा होगा, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं। फिर से नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। बिहार में मतदान चल रहा है। दिल्ली में कल ब्लास्ट हुआ, जांच एजेंसियां उसकी जांच में जुटी हैं, लेकिन बिहार के मतदान की रफ्तार पहले चरण की तरह ही तेज बनी हुई है और बहुत ही अच्छा मतदान वहां पर हो रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह सर। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने समय निकाला आज के व्यस्त दिन में भी। सर, किस तरह की खबरें आ रही है बिहार से? देखिए, जो आपने पहले बोला विक्रांत जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद। जी। और जैसा आपने पहले कहा कि मतदान की रफ्तार हाँ वैसी ही है जो पहले चरण में थी, हाँ तो ये तो, और ये ऐसे इलाकों में वोट है जहां हम समझते हैं कि मतदान जो है पिछले चरण के बराबर ही या उससे कहीं ज्यादा ना हो। हाँ ये एक जो संकेत मिल रहा है कि अभी तक 11 बजे तक आया है, और 34, कितना, 31% या हाँ 32%, जो भी है, हाँ उतना वोट हो चुका है। तो आज तो थोड़ी सी संशय की भी स्थिति होगी। हाँ। लोग दिल्ली के में जो घटना कल हुई है, हम्म। उसको भी निहार रहे होंगे कि वो क्या है नहीं है। और हमको लगता है कि अभी जो है, अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं, इससे पहले मतदान बढ़ी है। हाँ तो मतदान, हमको लगता है कि अंततः जो है वो तो दो फेज में आएगा इसका, कि एक शाम तक, देर शाम तक, और उसके बाद थोड़ा बहुत इसमें रिवीजन होता है कल तक। मुझे लगता है कि रफ्तार जो है वो रिकॉर्ड पे ही जा रहा है। और ऐतिहासिक मतदान जो 75 साल में जो नहीं हुआ बिहार में, वो वोट देने आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात इस बार की ये है कि हर कोई मतदान करना चाहता है, कारण कि वो चेक करना चाहता है कि भाई, मेरा मतदान में वोटर लिस्ट में नाम है, तो फिर हम वोट दे के अपने आप को मजबूत कर ले कि जी हमने वोट दिया, इसलिए मेरा वोट वोटर लिस्ट में, वो अपने आप को सुनिश्चित करना चाहता है कि वो वोटर है। हाँ और देखना भी चाहता है और उसको स्थापित भी करना चाहता है। बहुत लोगों ने, तो मैंने सुना कि शहरों से, बिहार के अंदर के शहरों से
अपना नाम कटवाकर गांव में लिखवाया है वोटर लिस्ट में नाम। अच्छा। तो मैं दिल्ली, हाँ, बिहार में से बाहर जो लोग रहते हैं, उन लोगों ने भी अपना गांव में नाम लिखाया है। उसमें थोड़ा उनको लगता है कि उनकी प्रॉपर्टी उसे सुरक्षित रहती है, कि भाई मतदान। तो इस कारणों से हर कोई वोट देने जा रहा है। तीन चार फोर्सेस, इस बार एक नया फोर्स भी आया है, पीके का फैक्टर आया है, पीके। तो ये जो पूरा जो रस्साकसी है, बहुत क्लोज इलेक्शन है, बहुत क्लोज इलेक्शन है। उसमें क्या आता है कि सारी पार्टियां और वोटर दोनों जो है, सबने अपने आप को मोबिलाइज किया हाँ है। तो इस वजह से मतदान ऊपर जाता हुआ दिखता है। जी। सर, नीतीश जी को लेकर बहुत सहानुभूति आज भी ग्राउंड पर दिखाई दे रही है। और नीतीश जी के समर्थक अब बड़े खुलेआम कह रहे हैं कि जेडीयू को सबसे बड़ी पार्टी बनना बहुत जरूरी है, और उनको सीएम देखना चाहते हैं वो लोग। और जो बीजेपी और जेडीयू है, इसके बीच में सर थोड़ा सा अविश्वास, इनके समर्थकों के बीच में भी अविश्वास आ गया है। ये सब क्या चल रहा है सर ग्राउंड पे? देखिए, ग्राउंड पे इस बात की खबरें पहले भी थी। मैंने आपके चैनल पे भी हाँ। कहा, कई बार कहा, कि अविश्वास जैसी चीज तो दिखती है। हम्म। हमें जनता दल यू के नेतागण बता रहे हैं, जो उनसे निजी बातचीत हो रही है, तो ये कहते हैं, वो कहते हैं कि जेडीयू का वोट बीजेपी को ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसमें बहुत शक है। हम्म। वो उसमें शक है कि वोटर उनको दे रहा है। और इस बात की संभावना भी है, होती है, कि देखिए, अगड़े पिछड़े की राजनीति बिहार में है, मंडल की राजनीति है। अभी भी हिंदुत्व का बोलबाला मेरे ख्याल से नहीं हो पाया है। हाँ। तो ये संभव है कि जिस तरह से नीतीश जी के नाम का भ्रम फैला कि होंगे नहीं होंगे, भाजपा में प्रधानमंत्री तक ने भी स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं। तो ये संभव है कि नीतीश जी चाहे तब भी जो है उनका वोटर जो है, न भी चाहे, मतलब क्या कहा जाए, न भी चाहे तो भी जो है उनका वोटर हो सकता है कुछ भाजपा के खिलाफ वोट दे दे, और वो उसका फायदा जो है आरजेडी को हो सकता है। तो ये इस प्रकार की चर्चा भी है। और जनता दल यू के दो लोगों ने, जो सीनियर लोग हैं, उन लोगों ने इस बात की शंका जताई है। तो ये हम कह सकते हैं कि भाई, कोई मैं बिना आधार का ये चीज नहीं बोल रहा हूं, हमारे पास आधार भी है। और कुछ वहां के विश्लेषक, जो पत्रकार हैं, उन लोगों ने भी इस प्रकार की शंका जताई है। ये तो आप जी। बड़ी बात बता रहे हैं, क्योंकि सर लोग तो अभी तक केवल जमीन पर लोगों से बात करके ये सब चर्चाएं कर रहे थे। आप ये जानकारी दे रहे हैं दास स्वतंत्र पर कि जेडीयू के बड़े नेता भी इस बात को मान रहे हैं, उनके जहन में भी यानी ये सब चीजें चल रही हैं। देखिए, वो कन्विंस शायद नहीं कर पाए हैं, लोगों को विश्वास नहीं जता पाए हैं, और भाजपा भी विश्वास नहीं जता पाई है कि नीतीश जी ही मुख्यमंत्री होंगे अगर वो जीतते हैं तो। हमको लगता है इसका कुछ ना कुछ नुकसान निश्चित रूप से, कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। दूसरी बात, ये हम कहें कि भाई नीतीश जी के नाम पर सहानुभूति तो निश्चित रूप से, हाँ। हाँ। लेकिन अगर उनका नाम ही निश्चित नहीं है, हाँ। तो उनके वोटर तो उनको वोट दे देंगे, और बाकी उनके वोटर जहां किसी और को देना है, तो जिनको देना चाहिए वो शायद ना दें, ये संभव है। एक और बात, कि अभी जो जिन चुनाव क्षेत्रों में वोट हो रहा है, हाँ। उस क्षेत्रों में मुझे ये भी लगता है कि जनता दल यू को नुकसान पहुंच सकता है। अच्छा। ये भी मैं कह रहा हूँ। हाँ। जी। 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 क्योंकि देखिए, एक भ्रम की स्थिति जब फैलती है ना, फैलता है, तो उसमें कई प्रकार के लोगों के मन में सवाल खड़े हो जाते हैं, हाँ। कि हम क्या करने जा रहे हैं, हमारा कोई उसका कुछ जस्टिफिकेशन है, उसका कोई हल निकलेगा, कोई उसका फायदा होगा, ये सारी चीजें हैं। तो मुझे तो जो सुनने में आ रहा है, वो भी मैं कह रहा हूं आपसे, ये चर्चा तो जरूर कर देना चाहिए, कि इतना क्लोज इलेक्शन है कि माने अधिकांश क्षेत्रों में 5 से 6 हजार वोटों का ही मतलब फैसला होना है। बहुत जो ही करीबी जीतेगा वो मुकाबला। 5 हजार वोट। हाँ। 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 तो 5-6 हजार वोट से जीतेगा, जो हारेगा भी वो भी 5-6 हजार वोट से हारेगा। तो ऐसी स्थिति बनी हुई है, इसमें थोड़ा सा भी जो वोट है, वो भी बहुत मैटर करता है। और ये बात पक्की है। अभी तक जो हमने देखा है कि अभी तक जो आज देखा है कि इसमें गया
और किशनगंज, इन सब में ज्यादा वोट हो रहा है। हाँ तो मैंने किशनगंज में तो हम समझ सकते हैं कि वोट ऐसे भी ज्यादा होता रहा है। हाँ गया में अगर इतना वोट हो रहा है, इसका मतलब वहां पर जबरदस्त लड़ाई है, ये कहा जा सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि जहां कम वोटिंग हो रहा है अभी तक जो हुआ है, उसके हिसाब से ये कह सकते हैं कि वो हो सकता है कि भाई एक तरफा जाए, लेकिन हाँ इसकी संभावना कम है। जहां कम वोटिंग हुई है, हाँ जहां कम वोटिंग हुई है, वो फिर देखने लायक होगा कि वहां का नतीजा क्या आता है। लेकिन ये 5 से 6 हजार वाली बात हमें कुछ लोगों ने कहा है, और मैं समझता भी हूँ। मैं मगध क्षेत्र से हूँ। हाँ। मगध जो महागठबंधन की असली चुनौती है विपक्षियों की, वो मुझे लगता है कि इस बार मगध में हम्म, वहां उनके लिए चुनौती है। मैं ऐसा समझता हूं, क्योंकि पिछली बार पूरा इस तरफ जो है मगध के आसपास इलाकों में एनडीए का सुपड़ा साफ हो गया था। उस समय चिराग फैक्टर भी था। जो हाँ चिराग फैक्टर का नेगेटिव वोट पड़ा, उससे वो जनता दल यू की मिट्टी पलीद हुई थी पिछले बार इसी क्षेत्र में, और हाँ। उसका खामियाजा भाजपा को भी उठाना पड़ा था। इस बार जो है कि चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं, तो हो सकता है कि वो उनके वोटर नीतीश जी को वोट न दें, बीजेपी को तो देंगे। तो ये तो है। और ये दूसरा पक्ष इसका यह है कि जेडीयू के वोटर हाँ चिराग को वोट दे देंगे, इसमें मुझे बहुत शक है। लेकिन फिर भी कहा जाएगा कि जहां सुपड़ा साफ कर दिया महागठबंधन ने, हाँ वहां पर उसको चुनौती बिल्कुल है। हाँ। जी। सर एक चीज ये समझना चाहूंगा, ये मुकेश सहनी को लेकर के जो अफवाह उड़ी, पूरे दिन भर बीजेपी के नेताओं ने, उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने भी फैला दी, ये क्या किसी तरह की कोई डेस्परेशन है? मुकेश सहनी फिर शाम को आते हैं सामने और कहते हैं कि पूरी अफवाह फैलाई जा रही है। एक टीवी चैनल पर तो वो यहां तक बोले कि जूते मारने चाहिए जिन लोगों ने इस तरह की खबर फैलाई और चलाई टीवी चैनलों पर। देखिए, मैं वो खबर मुझे मालूम नहीं है, ये कब चला और क्या चला। अगर आप वो बताएं तो मैं उस पर कुछ सर बता सकता हूँ बेसिकली, वैसे। हाँ बेसिकली ये चला कि सर मुकेश सहनी एनडीए के साथ जाने का मन बना रहे हैं, वो आरजेडी से दुखी हैं, नाराज हैं, और अब वो एनडीए के साथ जा सकते हैं, इस तरह की दिन भर खबर चलती देखिए, रही। हाँ 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 हाँ, ये समझ गया मैं। वैसे हाँ भी मुकेश साहनी का जो इतिहास है, हाँ राजनीतिक इतिहास, या वो इतिहास है, वो इतना बढ़िया नहीं है कि हम उनके ऊपर यकीन करें। हाँ ये समझ लीजिए, ये वो स्लिपरी हैं, और स्लिपरी कैरेक्टर जब होता है, तो आज वो यहाँ है कल वहां है। पिछली बार आपको याद होगा, हाँ एन मौके पर उठ के चल दिए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस से। हाँ तो ये संभव हो सकता है और कि वो कुछ करे, लेकिन पता नहीं अब अंततः क्या होगा। हमारे ख्याल से जो चुनाव के बाद का फायर वर्क्स है, पटाखे बिहार में चुनाव के बाद ही फूटने हैं, हाँ। रिजल्ट आने के बाद। हाँ, तो सर वो एक, क्योंकि फूटेंगे। आप बिटवीन द लाइंस पढ़ने के माहिर हैं सर, तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा कि गृह मंत्री जी सीसीटीवी बंद करवा करके अधिकारियों से मिल रहे हैं, उनको निर्देश दे रहे हैं। उसी में सर उन्होंने एक लाइन ये लिखी कि मुख्यमंत्री आवास से भी मुख्यमंत्री जी की जानकारी के बिना अधिकारियों को धमकाया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री जी को वो एकदम क्लीन चिट दे रहे हैं कि उनकी जानकारी के बगैर ये सब काम हो रहा है। तो क्या तेजस्वी जी और चाचा के बीच भी कुछ बैक चैनल टॉक शुरू हो गई है, या तार खुलने की एक गुंजाइश बननी शुरू हो गई है? देखिए, इस बात की चर्चा पहले थी। हम्म। बीच में लालू प्रसाद जी ने एक इंटरव्यू दिया, हाँ उसमें वो कहा कि उन्होंने कहा कि अब नीतीश का कोई चांस नहीं है। हाँ नीतीश को मतलब नीतीश को नकारा एक प्रकार से। हाँ। लेकिन ये राजनीतिज्ञों की बात है, उनका कोई दीन ईमान नहीं होता है हम्म, ना। प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में वो आज कुछ बोल रहे हैं, कल को कुछ बोल रहे हैं। आप नीतीश जी का ही भाषण देख लीजिए, या ललन सिंह का भाषण देख लीजिए कुछ समय पहले का, तो आपको पता लगेगा हाँ कि केंद्र सरकार कोई काम नहीं करती है, खाली प्रोपेगेंडा करती है। लोग ऐसा बोलते थे। हाँ। अमित शाह पर कितना हमला करते थे ललन सिंह। लेकिन अ, फिर देखिए क्या अभी स्थिति है। तो ये कब कब किधर बदल जाएंगे, और कोई एक बात को अब जहां गए उसी तरह की बात करने लगेंगे, इस पर कोई यकीन करना हमको नहीं लगता है कि ये वाजिब है। यही राजनीति का रंग मिजाज चेहरा यही हो चुका है, जहां दीन ईमान कुछ नहीं। लेकिन तो बहुत ये है। बहुत। लेकिन लेकिन आपने जो सवाल पूछा उसका उत्तर तो मैं दूं। जी जी। उत्तर ये है कि
मैं तो बराबर मानता हूं कि जो सामाजिक न्याय की शक्तियां हैं उनके बीच में संवाद समन्वय बराबर बना रहता है, चाहे ये इधर रहे, चाहे वो उधर रहे, चाहे वो उधर रहे, इधर रहे या ये इधर रहे। हाँ, ये संभावना है। और जिस प्रकार से नीतीश जी के नाम का भ्रम फैला, और हाँ, वो दूर नहीं किया भी बीजेपी ने, कुछ एक लोगों ने किया, लेकिन जब टॉप से नहीं होता है तो बहुत दिक्कत हो जाती है, वो भ्रम रह ही जाता है। और अगर ये जनता में भ्रम ही नहीं है, भाई अगर मान लीजिए अमित शाह क्लियरली बोल दे कि यही मुख्यमंत्री होंगे हाँ, नीतीश जी ही, हाँ, तो अगर ये नहीं बोलते हैं तो ये तो सबसे ज्यादा इस बात को तो जेडीयू वाले समझेंगे ना। हम तो हो सकता है हम लोग मान लें, हम लोग प्रचार में मान लें कि हाँ जी अब तो ये कह रहे हैं कि हाँ बनेंगे, लेकिन जेडीयू वाले को क्लैरिटी में वो नहीं बताया जाएगा तो फिर वो तो भ्रम फैलेगा, और इसी से शंकाएं जन्म लेती हैं, और इसका असर होता है। तो इसलिए मेरा जवाब यही है आपसे कि जहां तक फायर वर्क्स में मैं कहता हूं कि चुनाव के बाद फूटेंगे, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि कौन किधर होगा। हो सकता है मुकेश सहनी जो भी जीते वो एनडीए में ले आए, ये भी हाँ, हो सकता है, संभव हाँ, है। दूसरा, जनता दल यू का एक प्रकोष्ठ कहा जाता है भाजपा के प्रभाव में है, वो हाँ, भी कुछ असर दिखा सकता है। लेकिन जेडीयू और आरजेडी और यहाँ तक कि कांग्रेस, इसके बीच में कोई संवाद न हो, हाँ, ऐसा हम नहीं समझते, ऐसा हम नहीं समझते। मैं तो बार बार कहता हूं कि आज तक राहुल गांधी ने सिर्फ दो ही नेता की तारीफ पब्लिक मंच से की है। हाँ, एक का नाम है स्टालिन और दूसरा है नीतीश। हाँ, नीतीश जी को के बारे में उन्होंने 2012-13 में सार्वजनिक मंच से अशोका होटल दिल्ली में कहा था, मैंने सुना था वो, कि ही इज डूइंग गुड वर्क। हाँ, उस समय तो इनके साथ भी नहीं थे। तो आप ये समझ सकते हैं, ये सब बहुत मैटर करता है। तो मैटर तो करता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो हाँ, अभी बहुत, चूंकि क्लोज इलेक्शन है, हाँ, पहले राउंड के वोटिंग के बारे में बार बार कई जगह से ये रिपोर्ट आ रही है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी को धक्का लगा है, हाँ, और धक्का लगा है। और जेडीयू के बारे में निश्चित रूप से कहा जा रहा है कि हाँ वो बहुत इंप्रूव किए। लेकिन क्या इतना काफी है? अगर नहीं काफी है तो वो काफी कहाँ से होगा जब हाँ, भाजपा से नहीं होगा तो? ये एक बात है। और अब मान लीजिए कि अब वो फंस जाए नीतीश जी, तो अंत में क्या होगा? जेडीयू का वोट बैंक के बारे में मैंने कह ही दिया कि कुछ तो उसकी रिपोर्टें हैं कि शायद भाजपा के या पासवान के साथ नहीं गई। हम्म, तो ये सब संशय है, शंकाएं हैं। तो बाद में आ, वो संवाद जो अब तक है, संचार जो अब तक है, वो हाँ। समन्वय में बदल जाए। सर एक चीज जिसकी तरफ आपने कहा कि पहले चरण में बीजेपी को नुकसान हो सकता है, तो दूसरे चरण की वोटिंग भी जिस तरीके से हो रही है, लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि एनडीए में जेडीयू ही सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकले सामने आए, और बीजेपी को इस चुनाव में बहुत भारी नुकसान हो सकता है। क्या इस तरह की खबरें आपके पास भी आ रही हैं सर, दोनों चरण के मतदान को देखते हुए? देखिए, मैं ये बीजेपी को नुकसान तो होगा, हम्म, इसमें तो हमें भी लगता है, हम्म, लेकिन वो कितना नुकसान है ये देखने लायक होगा। हम्म, अब कल दिल्ली में आतंकवादी, अभी तक हम्म, तो आतंकवादी घटना घोषित नहीं की गई है, लेकिन हाँ, लग रहा है वो आतंकवादी ही बिल्कुल। है। उस घटना के बाद दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है। अब वो उसका प्रभाव क्या पड़ा है मैं अभी यहाँ नहीं कह सकता, जब हम 3 बजे आपसे बात कर रहे हैं हाँ, तो पता नहीं वो है। लेकिन जिस प्रकार का वोटिंग परसेंटेज ऊपर जा रहा है, हाँ, अमूमन अगर ये दिल्ली विल्ली में चुनाव रहता तो हाँ, वोटिंग परसेंटेज ही बहुत नीचे चली जाती। हाँ, ये बात तो सच है। हम्म, लेकिन बिहार में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इस ढंग से अभी तक तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। हाँ, अब लेकिन मतदाताओं के मन में क्या असर डाला है इसने, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन वोटिंग परसेंटेज अगर ऊंचा जा रहा है, जिसके कारण मैंने पहले आपको बताए, तो ये मैं समझता हूं कि एक मैं समझता हूं, बाकी जो रिजल्ट आया आजकल तो कोई पंडित होता नहीं है, रिजल्ट ऐसे ऐसे आ जाते हैं असाधारण कि समझ में भी नहीं आता है। हाँ, तो वो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ज्यादा वोटिंग परसेंटेज होता है। तो यह मैं समझता हूँ, देखिए बिहार में गरीब गुरबा, वंचित, पिछड़ा वर्ग, गरीब, युवा, ये सब बहुत ज्यादा है। हाँ, महिलाएं हो सकती हैं कि तो वो भी देने जाएंगी, तो नीतीश को ही देने जाएंगी। तो ये तो एकदम साफ दिख रहा है कि अगर ज्यादा मतदाता निकल के आ रहा है और जो ऐतिहासिक हो चुका है ऑलरेडी,
तो हो सकता है कि इसका घाटा जो है भाजपा को निश्चित रूप से हो। सर एक चीज आज, क्योंकि जो वोटिंग है इसमें मुस्लिम इलाके भी बहुतायत में हैं, तो ओवैसी फैक्टर तो सर इस बार लोग कह रहे हैं कि उस तरह से नहीं चल पाया जिस तरह से 2020 के चुनाव में चला था। आप क्योंकि बहुत लोगों से बातचीत करते रहते हैं, रेगुलर संपर्क में रहते हैं, किस तरह से ओवैसी फैक्टर को देख रहे हैं सर? देखिए, उन लोगों में से हूं कि जो थोड़ा मानता हूं कि ओवैसी चल सकते हम्म। हैं। ओवैसी चल सकते हैं, लेकिन ओवैसी के चलने का मतलब ये नहीं है कि दूसरा नहीं चलेगा। हम्म। इस बार अगर महागठबंधन नहीं चलेगा हम्म। ओवैसी वाले इलाकों में, तो फिर महागठबंधन को अपनी पूरी राजनीतिक विचारधारा और उसमें हाँ। जो रणनीति है उसको बदलना चाहिए। क्योंकि अब इस बार नहीं उन इलाकों में इनको वोट पड़ा तो कब पड़ेगा? हम्म। क्योंकि जो भी घटनाएं पिछले 8-10 साल में हुई हैं, उसका एक एसिड टेस्ट है इस बार वहां पे, कि आप राहुल गांधी भी वही सवाल लेके उठते हैं, तेजस्वी भी वही सवाल लेके उठते हैं, अखिलेश इकरा हसन भी लेके वही सवाल जाते हैं, इमरान प्रतापगढ़ी भी वही सवाल लेके जाते हैं। तो हमको नहीं लगता है कि इससे, ठीक है वो प्रभाव उनका है, मैं मानता हूं कि प्रभाव है, लेकिन क्या इनका ज्यादा प्रभाव है? क्या हम्म। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आपको लामबंदी नहीं दिख सकती क्या? हो सकता है। एक तीसरी बात भी है, जो नीतीश जी का जोर पिछली बार था, मुझे मेरा ऐसा मानना है, चूंकि इस पाले में है वो और बहुत भाजपा के तरफ से उबाच इस तरह की चीजें होती रहती हैं, तो उसका तो भी खामियाजा नीतीश उठाना, इसमें कहीं हमको इसमें इसमें शक नहीं लगता है। नीतीश जी तमाम अपने भाषणों में उन्होंने, हमने देखा कि तमाम हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते हैं, लेकिन आके उधर से योगी जी कुछ दूसरा बोल देते हैं। तो हाँ। भाई, ये तो एक शंका तो उत्पन्न होता है ना। हाँ। तो शंका जब उत्पन्न होता है और उसमें तो क्या है कि जो अकलियत के वोटर्स हैं उनके दिमाग में भी आएगा, क्योंकि अब तो ओवैसी के ऊपर भी सवाल उठते हैं कि भाई, ये मौसम एक खास मौसम में यहाँ आते हैं बिहार में, है हाँ। कि नहीं? तो बिल्कुल। ये सब सवाल हैं। फिर भी जो उनका भाषण वासन रहता है, थोड़ा सा एक मतलब मुस्लिम क्वेश्चंस को बड़ा प्रखरता से रखते हैं, उसका उनको फायदा मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन महागठबंधन का भी चैलेंज इस बार 2020 जैसा नहीं, वो बहुत आगे है, ऐसा मुझे लगता है। सतीश सर, आप बहुत क्लियर अपनी राय रख देते हैं और खुल के अपनी बात बोलते हैं। किसको सर अब, क्योंकि दूसरे चरण का मतदान भी लगभग खत्म होने वाला है, किसको एज पर देख रहे हैं, या ये T20 वाला मैच बन गया है जिसमें आखिरी गेंद पर ही फैसला होगा? मुझे तो लगता है ये मिक्स एंड मैच। हाँ। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, दो तीन कंक्लूजन कह सकता जी। हूँ। जी। असाधारण चुनाव में असाधारण रिजल्ट, हाँ। इस पर आप मुझसे मत पूछिए, क्योंकि मैं तो फिर बेकार आदमी हूँ इस हाँ। चीज को पूछने के लिए। जी। तो कहने का मतलब ये है कि लड़ाई सीट टू सीट है। हाँ। जो बहुत दम लगाया है, खास तौर से भाजपा ने। हम्म। एनडीए ने कितना दम लगाया नीतीश के अलावा वो मुझे मालूम नहीं। हम्म। जेडीयू के में सिर्फ नीतीश का ही फैक्टर है, हाँ। और एनडीए में भी नीतीश का ही फैक्टर है। एम फैक्टर जो है ना, मोदी जी का फैक्टर बहुत चला है, इसमें मुझे संदेह है। हाँ। अमित शाह वैसा कोई लोकशाही के बिहार जैसे प्रदेश में पॉपुलर नेता नहीं हो पाए, हम्म। मेरी समझ से। हाँ। अभी नहीं हो पाए। उससे ज्यादा योगी जी का जोर है, ये बात हम कह सकते। तो बात यह है कि थोड़ा मिक्स एंड मैच तो आ रहा है, इसमें से कहीं हमको दो राय नहीं लगती है। जैसे मैंने कहा कि सीमांचल में महागठबंधन को थोड़ा सा बढ़त मिल सकती है, इसी प्रकार से इलाका वाइज है। जैसे अब सारण गोपालगंज छपरा में महागठबंधन को एज है, हम्म। लेकिन मोतिहारी में आप चले जाइए, तो हम्म। मोतिहारी में तो प्रशांत किशोर फैक्टर भी है अगल बगल, और वहां भी उनका प्रभाव है जैसा मैंने सुना। इसी प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे पटना में सीट बचाने के लिए भाजपा को संघर्ष करना पड़ रहा हम्म। है, कई सीट, है कि नहीं? हम्म। और ये मगध में फिर महागठबंधन को चैलेंज है, महागठबंधन को चैलेंज है, हम्म। और मेरे ख्याल से शाहाबाद में भी चैलेंज है। हम्म। तो ये मिक्स एंड मैच हो रहा है ना, कि कहीं कोई कहीं कोई,
हम्म। फिर भी जो वोटिंग परसेंटेज आ रहा है जिस प्रकार से ऐतिहासिक हो रहा है, तो फिर क्लोज, चुनाव तो क्लोज होगा कि सबके लोग निकले होंगे ना, हाँ। सबके लोग निकले होंगे। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बिहार में 85% जनता जो है पिछड़े वर्ग से आती है हम्म। और अकलियत से आती है, माइनॉरिटी से आती है। ये तो कुछ ना कुछ रंग खिलाएगी, मतलब देगी। हम लोग तमाम यहाँ पर करते रहे घोषणा और अपना विचार के हिसाब से अपना कंक्लूजन निकालते रहे, लेकिन जब जमीन पर चीजें होती हैं तो बड़ा अलग हो जाती हैं। इसमें किसी को मुगालता नहीं होना चाहिए। तो ये चुनाव बहुत क्लोज चुनाव है। और जैसे मैं यकीन करता हूं, जो हमारे एक मित्र ने, जनता दल यू के बड़े नेता, उन्होंने कहा कि 5-6 हजार का है, तर ऊपर चुनाव हाँ। है। एक बीजेपी के नेता ने कहा कि तर ऊपर चुनाव है। तर ऊपर माने 19-20, कहीं कुछ हाँ। कहीं कुछ, वो इधर कभी आगे कोई, इस तरह का नतीजा आ रहा है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा हाँ। कि सब कुछ सामान्य रहा, साफ सुथरा रहा। तो ऐसा लगता है कि महागठबंधन को थोड़ा एज है। और भाजपा को मेरे ख्याल से, मेरे असेसमेंट में नुकसान हुआ है। मैं जेडीयू के बारे में ये बस सेम हाँ। बात नहीं कह सकता कि 43 सीटें पिछली बार थी, उससे तो निश्चित रूप से इंप्रूव करेंगे। और जनता दल यू के जो विधायक बनेंगे, या जनता दल यू कौन सा भविष्य अपना तय करेगी, यही कोई अभी निश्चित नहीं है। हम्म। एक ही शर्त है कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाओ, तभी। और अगर आप नहीं बनाते हैं तो फिर वो क्या करेंगे? या उनके नाम पर तो कभी कभी मुझे अंदर लगता है कि लार्जर इंटरेस्ट में या शॉर्ट टर्म में, लार्जर इंटरेस्ट शॉर्ट टर्म, क्या पता नीतीश जी को ही आरजेडी मुख्यमंत्री मान ले, बाद में हाँ। उत्तराधिकार जो है हाँ। ट्रांसफर हो जाएगा हाँ। तेजस्वी जी को। तो और आपने देखा कि हम तो बार बार ये बात कह रहे हैं कि तेजस्वी ने कभी भी नीतीश जी के ऊपर, या कांग्रेस हाँ। पार्टी ने भी उस ढंग से हमला ही नहीं किया। हम्म। जबकि यही एक फोकल पॉइंट हो सकता था, पिवटल पॉइंट हो सकता था पूरे चुनाव का, कि एक अस्थिर आदमी मुख्यमंत्री है, 20 साल चलाया, इतना बेरोजगारी पैदा हो गया, इतना पलायन हो गया, कौन जिम्मेवार है इसके लिए? तो ये एक पॉइंट पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर अटैक नहीं कर रहे। हाँ। बड़ा माना विरोधाभास है। बिल्कुल और बिल्कुल। विरोधाभास लगता है सोची समझी है। मतलब ये सोच समझ के ये बात किया गया है कि इनके ऊपर अटैक नहीं करना है ना। और अगर नीतीश जी को मुख्यमंत्री मान ले भाजपा, तो मैं ये कहूंगा कि इस पूरे चुनाव में एक जो भारी गलती हो गई महागठबंधन से, वो नीतीश जी के ऊपर हमला नहीं करना हुआ। हम्म। अगर नीतीश जी को एनडीए मान लेती है मुख्यमंत्री, तो दूसरा जो इस चुनाव में एक गलती हुई, वो मेरे ख्याल से ये अमित शाह जी ने की। हाँ। कि अगर कल को उनको पता चला कि जेडीयू का वोट ही नहीं हाँ। ट्रांसफर हुआ, वोट बैंक ट्रांसफर भाजपा में नहीं हुआ, जो भ्रम फैला, तो जब उन्होंने कह दिया कि भाई लेजिस्लेचर पार्टी चुनेगी, यानी नीतीश जी एकमात्र चेहरा नहीं रहे, बाद में उसको उन्होंने कंट्रोल किया, डैमेज करने का प्रयास किया, लेकिन अंततः अंततः प्रधानमंत्री हाँ। जी भी नहीं कह पाए। तो ये दो जो बड़ी चीज है इस चुनाव का, यही है मेरे ख्याल से, है ना। आप बिल्कुल। तीसरा जो कहेंगे फैक्टर, फैक्टर तो दो और बात कर लेते हैं। जी। पीके फैक्टर, हाँ। पीके फैक्टर ऐसा नहीं होगा कि इम्पैक्ट नहीं होगा, निश्चित रूप से होगा, वो होगा। लेकिन वो कहाँ किसको नुकसान देंगे, उनका मिसाइल अनगाइडेड है। हाँ। तो जब तमाम चाहे कि गाइड होके चले, लेकिन अनगाइडेड है, कहाँ से कौन कौन उनका उम्मीदवार किसको नुकसान पहुंचा देगा, चाहे एनडीए को, चाहे महागठबंधन को, हम ये नहीं कह सकते। इसीलिए मैंने कहा ना कि बहुत क्लोज चुनाव हाँ। है ना। और बाकी जो एक फैक्टर हम कितना भी माने, ये मुख्य मुद्दा तो नहीं है। हाँ। लेकिन वोटर जिस प्रकार से निकला है, अपना वोट बचाने के लिए निकला है, तो हम ये कहें कि वोट वाला एसआईआर का मुद्दा या वोट चोरी का मुद्दा सब कॉन्सियस हाँ। दिमाग के भीतर नहीं है, या नहीं रहा होगा, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं। लोग अपना जब वोट बचाने के लिए वोट करने के मानसिकता से आ रहे हैं, हाँ। तो उनको लगता है हमारा प्रॉपर्टी ही नहीं बचेगा, या हमारा वोट से, वोटर लिस्ट से वोट डिलीट हो जाएगा, तो एक बड़ी बात होती।
ये बिल्कुल आपने सही बोला सर। चलते चलते बस एक और छोटी सी चीज, क्योंकि आप अनुभव में मुझसे बहुत वरिष्ठ हैं, तो सर मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी की जो उम्मीदें हैं, बीजेपी की जो चाहत है अपना सीएम बनाने की, तो बीजेपी की बनिस्पत मुझे लगता है कि आरजेडी के लिए ज्यादा आसान है नीतीश जी को सीएम मान लेना, क्योंकि तेजस्वी के पास तो अभी उम्र भी काफी है और राजनीति भी काफी लंबी है। उनके तेजस्वी के भाव भंगिमा से तो यही लगता है कि अभी कुछ दिन और इंतजार करने के लिए तैयार है। हाँ। ये तो आपको आपका बहुत छोटा सा उत्तर दे देता हूँ। तो हाँ। दोनों बड़े भाई छोटे भाई, हाँ। एक तरफ ये एक तरफ वो, दोनों खूंटा संभाले हुए हैं। जब हाँ। तक होशो हवास में है, हाँ। एक खूंटा पर हमला किसी को करने नहीं देंगे, हाँ। ऐसा मैं मानता हूँ। और ऐसा है कि क्या कि तेजस्वी कुछ और चाहते हैं और लालू कुछ और चाहते हो, ऐसा होगा नहीं। जो लालू कहेंगे वो तेजस्वी मानेंगे, क्योंकि उन्हीं की पैदाइश है ना, और हाँ, क्या तेजस्वी। बिल्कुल। तो ये उनके है, बगैर कुछ नहीं। कुछ नहीं है। हम्म। तो यही है भाई, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय जिसको हम कहते हैं, जात गणना, आबादी आदि आदि वाला जो एक नैरेटिव है, उसके तो प्रणेता यही दोनों हैं। हाँ। चाहे लालू पहले थे, बाद में नीतीश बने। तो ये हमको नहीं लगता है कि इसमें कोई ज्यादा इनको दिक्कत होगी, और कांग्रेस भी उसी राह पे चल पड़ी। तो जी। जब वो तीन फोर्सेस एक तरह की हो रही हैं, हाँ। तो क्या, क्यों नहीं ये बात हो सकती है, हो तो सकती ही है, हुई भी है। हाँ। चलिए सर, इंतजार करते हैं नतीजों का। आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया।